नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। प्रत्यक्षीकरण अर्थात संवेदन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ या परिस्थिति का तत्कालीन ज्ञान अर्थात प्रत्यक्षीकरण। मतलब संवेदन या ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाले जो हमारे संवेदन तंत्र हैं और जो ज्ञानेंद्रियाँ उसको प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ या परिस्थिति का तत्कालीन ज्ञान। कोई परिस्थिति का तत्कालीन ज्ञान होता है तो उससे प्रत्यक्षीकरण के रूप में जाना जाता है। ये परिभाषा कॉलिन्स और ड्रेवर के द्वारा दी गई है। उपयुक्त व्याख्याओं का विश्लेषण करके दिखाई देता है कि प्रत्यक्षीकरण संवेदना का अर्थपूर्ण संगठन है। प्रत्यक्षीकरण जो है वो संवेदना का अर्थपूर्ण संगठन है। जो हमारी संवेदनाएं होती हैं, वेदनाएं होती हैं, उसका अर्थपूर्ण संगठन है। प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विश्व के पदार्थों का वास्तविक परिचय होता है, जो परिचय विशिष्ट छवि प्रस्तुत करता है। मतलब कि इन व्याख्याओं पर से हम देख सकते हैं कि ये सब तथ्य निकलते हैं। अब प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया होती क्या है उसको हम समझ लेते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उद्दीपक का अनुभव, मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उसके द्वारा उद्दीपक, चाहे वो बाह्य उद्दीपक हो चाहे आंतरिक उद्दीपक हो, उसका अनुभव हो तो वह संवेदन है और उसका अर्थघटन होता हो तो प्रत्यक्षीकरण। मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी उद्दीपक का अनुभव होता है तो संवेदन है। मतलब कि हम किसी को स्पर्श करते हैं, किसी को देखते हैं, कोई गंध दुर्गंध सूंघते हैं तो वो उसके द्वारा हम ग्रहण कर रहे हैं। मतलब वो क्या हुआ, संवेदन हुआ। ज्ञानेंद्रिय हमारी उसको समझ रही है और उसका अर्थघटन होता है वो प्रत्यक्षीकरण। और अर्थघटन होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर यही वस्तु है। जैसे हमको कांटा चुभा तो कांटा चुभने के कारण हमको लगा कि नहीं पैर में कुछ चुभा, और हमारा दिमाग जब पता कर लेता है कि नहीं मेरे पैर में कांटा चुभा, तो कांटा जो है वो प्रत्यक्षीकरण है, क्योंकि वहाँ पे वो वस्तु की छवि हमको एकदम अर्थघटन करके मिल गई है। इस प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को विस्तृत समझते हैं। व्यक्ति का ध्यान पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति पर जाने पर तुरंत ही जो ज्ञानेंद्रियाँ संदेश को करोड़रज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। आँख, कान, नाक जैसे ज्ञानेंद्रियों से होने वाले संवेदनों की उत्तेजना मस्तिष्क में पहुंचती है। मस्तिष्क और उसके केंद्र इस संवेदन पर प्रतिक्रिया करते हैं तथा उद्दीपक के प्रति समझ देते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी होता है तो आँख, कान, नाक ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा होने वाले उत्तेजना मस्तिष्क में पहुंचती है। मतलब कि जो उत्तेजना होती है वो मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क के केंद्र इन संवेदनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। मस्तिष्क के जो केंद्र होते हैं वो इस पर प्रतिक्रिया करते हैं और उद्दीपक के प्रति समझ उत्पन्न करते हैं। संवेदन एवं प्रत्यक्षीकरण अलग मनोव्यापार कहलाते हैं, परंतु शारीरिक प्रक्रिया एवं वास्तविक अनुभव में दोनों लगातार मनोव्यापार है। इस तरह प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में संवेदन, मस्तिष्क में होने वाले प्रक्रिया और उसके अर्थघटन में उत्पन्न समझ का समावेश होता है और उसकी एक लगातार प्रक्रिया के रूप में अनुभूति की जाती है। अब प्रत्यक्षीकरण के हम नियम देखते हैं। प्रत्यक्षीकरण में संगठन का महत्व है, मतलब संगठन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। प्रत्यक्षीकरण में संगठन को समझते हैं तो पदार्थ का एक इकाई के समूह के संगठन के रूप में अनुभव एवं अर्थघटन करते हैं। प्रत्यक्षीकरण संगठन है। इस तरीके से प्रत्यक्षीकरण संगठन मतलब कि कोई पदार्थ या समूह के रूप में अनुभव करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को छूते हैं या जैसे हमने दुर्गंध सूंघी तो वो हमारे दिमाग तक आई, तो हम पूरा का पूरा ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ ये इसकी दुर्गंध है, वो पर्टिकुलर पूरे समूह का दुर्गंध हो जाता है। तो यहाँ पे उसका अर्थघटन करते हैं तो वो प्रत्यक्षीकरण संगठन होता है। हम विविध प्राथमिक संकेतों की रीति समूह एक इकाई के रूप में अनुभव करते हैं। विशेष रूप से हर एक व्यक्ति को वस्तु या पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण इकाई के रूप में ही होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु होती है या व्यक्ति तो इकाई के रूप में होता है, पर्टिकुलर इकाई के रूप में होता है, विविध भागों में नहीं होता। भौतिक पदार्थों के आयोजन के संकेत अथवा नियम तथा व्यक्ति के अनुभव एवं मनोभाव के कारण भी संगठन होता है। कई बार लोगों के आयोजन, लोगों की मानसिक शक्ति, लोगों की सोचने की, लोगों की अर्थग्रहण करने की क्षमता के आधार पर भी कई बार संगठन प्रत्यक्षीकरण होता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि प्रत्यक्षीकरण संवेदन का जोड़ नहीं है, परंतु उसमें अलग अलग विशेष हैं। प्रत्यक्षीकरण में होने वाले ऐसे सामूहिकीकरण में कई परिबल सहायक होते हैं जो प्रत्यक्षीकरण में संगठन के नियम को पहचाने जाते हैं। जर्मनी के समष्टिवाद मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोप्टा एवं वर्धिमर बताते हैं कि मनुष्य
के मस्तिष्क में संपूर्ण संगठित प्रत्यक्षीकरण करने की शक्ति है। इस समष्टिवादी मनोविज्ञान में प्रत्यक्षीकरण के संगठन का नियम बताते हैं। अब देखिए, पहला जो पॉइंट है समानता। भौतिक रूप से समान हो ऐसे उद्दीपक परस्पर संगठित हो एक समूह बनाते हैं। उद्दीपक की असमानता ऐसे निश्चित समूह नहीं बना सकते। उद्दीपक के बीच की समानता कद, आकार, तीव्रता या गुण से संबंधित हो सकती है। जैसे उदाहरण, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन बहुत सी संस्थाएं केसरी, हरे, सफ़ेद ड्रेस पहनकर, बीच में अशोक चक्र जैसे बैंगनी ड्रेस पहनकर बच्चों का आयोजन करके आकार संगठन के द्वारा तिरंगा के चित्र का आकार प्रस्तुत करते हैं। जैसे 1.8 आकृति में दिखाई देने वाला गुणाकार एवं शून्य चित्र वाली लाइन समानता के कारण संगठित होकर तिरछी श्रृंखला के बदले खड़ी श्रृंखला आकृति दिखाई दे रही है। देखिए, अब यहाँ पे क्रॉस दिया है, फिर जीरो दिया है, क्रॉस दिया है, फिर जीरो दिया है। यहाँ पे तिरछी के बजाय एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे समानता हमको दिखाई दे रही है ये श्रृंखला के आधार पर। तो इस तरीके से जैसे हरे रंग, केसरी रंग का उदाहरण दिया, बहुत सारी संस्थाएं उसके बीच में बच्चों को पहनाती है, अशोक चक्र के बैंगनी ड्रेस का आयोजन करती है। तो इसमें अलग अलग बच्चे आप लाइन देखोगे तो लाइन लगा के खड़े रहते हैं, लाइन लगा के खड़े रहते हैं, एक एक कलर के अलग अलग लाइनें। तो श्रृंखला में अब उसमें समानता ढूंढी जाती है कि कौन सा समान है, कौन सा असमान है। तो इस तरीके से जो प्रत्यक्षीकरण है वो लोगों की मानसिकता के आधार पर, उसके सोचने की शक्ति के आधार पर काम करता है। अगला पॉइंट है समीपता। स्थल एवं समय की दृष्टि से परस्पर नज़दीक आयोजित उद्दीपक संगठित होकर निश्चित आकार प्रदान करते हैं, जिसे हम एक इकाई के रूप में अर्थघटित करते हैं। जैसे 1.9 में देखिए, एक दूसरे के पास की लाइनें दो जोड़ी के रूप में हमारे 4 समूहों में दिखाई दे रही हैं, जो समीपता के आयोजन का परिणाम है। 2 लाइनें हैं, सेम डिस्टेंस पे 2 का 4 है, तो इस तरीके से 4 समूह में दिखाई दे रही है। पास की 2 लाइनें 4 समूह में दिखाई दे रही है, ये समीपता है। और इसके पहले कैसा था? समानता दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे समीपता मतलब पास के दिखाई दे रही है, वहाँ पे समानता था, दोनों समान रूप से थे। अगला है समावेशता। आकृति 1.10 को देखने से जानकारी प्राप्त होती है कि केवल शून्य और परस्पर नज़दीक रहे उद्दीपक अलग अलग हो तो परस्पर आपस में समा सकते हैं तथा सुंदर आकृति बन सकती है। केवल शून्य एक सीधी रेखा अलग अलग आकार की होने के बाद भी एक साथ दोनों निश्चित रीति से प्रस्तुत हो तो आकार में भागाकार एवं प्रतिशत की संज्ञा में से अनुभूति हो सकती है। जैसे देखिए, सिर्फ लाइन है, लाइन को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है तो प्रतिशत बन गया है, लाइन को सीधा स्ट्रेट रख दिया है एकदम आड़ा तो वो भागाकार बन गया है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें समावेशित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाइन है वो समावेशित होगी। अगर तिरछी लाइन हो गई तो प्रतिशत हो गया, और सीधी आड़ी लाइन हो गई तो वो भागाकार हो गया। तो इस तरीके से समावेशिता का अनुभव होता है, यहाँ पे वो समावेशित हो जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है पूरकता। कई उद्दीपक के बीच परस्पर अपूर्णता या रिक्त स्थान होने के बावजूद भी आकृति को पूर्ण रूप से में एवं अर्थपूर्ण रूप से देखने तथा मनोभाव निश्चित करने के आकार का अर्थघटन कराता है। जैसे स्पष्ट होता है कि सफ़ेद आकार का त्रिभुज बना हुआ न होने के कारण भी 3 गोलाकार के कटे हुए भागों के आयोजन के कारण उसे पूर्ण त्रिभुज के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इस संगठित अर्थघटन में हमारा मस्तिष्क अपूर्ण जानकारी की पूर्ति करके पूरा सफ़ेद त्रिभुज का प्रत्यक्षीकरण करता है, जो प्रत्यक्षीकरण में पूरकता का मानसिक मनोभाव स्पष्ट करता है। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा, सुडोकू शायद खेला होगा, सुडोकू में कहते हैं ये अंक पूरी है। इसके अलावा कई बार आपने पेपर में देखा होगा कि कुछ नंबर्स दे देता है और उसमें बोलता है कि इसमें आप बिल्ली का आकृति बनाइए या शेर की आकृति बनाइए, चूहे की आकृति बनाइए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पूरकता की जो चीज़ है वो प्रत्यक्षीकरण है, वो हम उसमें यूज़ करते हैं। ऐसे ही इसमें देखिए 3 गोले बनाए गए हैं, लेकिन तीनों गोलों में थोड़ा थोड़ा काटा गया, थोड़ा थोड़ा स्पेस रखा गया। लेकिन अब इसके बावजूद अब इसमें देखिए तो एक अलग ही त्रिभुज बन रहा है, जो कि यहाँ पे पूरकता का मनोभाव बता रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रत्यक्षीकरण है वो पूरकता के रूप में भी समावेशित हो सकता है। चौथा पॉइंट है गहराई और अंतर का प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण एक संगठित ज्ञानात्मक अनुभव के रूप में अर्थघटन कराता है।
उसमें दो बातें प्रत्यक्षीकरण संगठन को बनाती है, गहराई और अंतर। आसपास के जगत में भौतिक पदार्थ की गहराई एवं अंतर में भी अर्धघटन प्रभाव दिखाई देता है। लंबाई चौड़ाई की तरह गहराई एवं अंतर के बारे में भी स्पष्ट समझ प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर प्रत्यक्षीकरण को समझाने के लिए अनेत्रीय संकेत, एक नेत्रीय संकेत और द्विनेत्रीय संकेत का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं। अनेत्रीय संकेत, अब आइए देखते हैं क्या होता है। अनेत्रीय संकेत की समझ, संकेत नेत्र मणि अनुकूलन एवं दूसरा केंद्रीकरण। अनेत्रीय संकेत जो शारीरिक संकेत है, इस संकेत में कीकी तथा नेत्र पटल पर पड़ती प्रतिमा का उपयोग नहीं होता। मतलब केंद्रीकरण में जो संकेत है, शारीरिक संकेत है, इसके लिए ये हमारी आँख की कीकी या नेत्र पटल पर अगर पड़ता है संकेत तो उसका उपयोग नहीं होता है। अब आइए पहला देखते हैं नेत्रकड़ी, नेत्रमणि या दुष्काच अनुकूलन। दूर के पदार्थ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नेत्रमणि संकुचित होता है और उसकी बहिर्गोलता कम हो जाती है। जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो कई बार हम बोलते हैं यार क्लियर नहीं दिख रही है, पहचान में नहीं आ रहा है, तो वो टाइम पे हम जो हमारी आँख की कीकी है उसको संकुचित करते हैं, नेत्रमणि को संकुचित करते हैं और उसकी बहिर्गोलता कम हो जाती है। जो बाहर की गोल है वो कम हो जाती है। नज़दीक के पदार्थ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नेत्रमणि फूलती है। जब नज़दीक का कोई प्रतिबिंब देखना हो तो हमारी जो वो है मतलब कि नेत्रमणि वो फूलती हो, बड़ी हो जाती है, जिससे उसकी बहिर्गोलता बढ़ती है। नेत्रमणि में संकुचन विस्तरण का समायोजन आँख की सिलियरी स्नायु की मदद से होती है। यह संवेदन अंतर के प्रत्यक्षीकरण में सहायक होता है। ये जो सिलियरी स्नायु होता है, आगे के 11वीं में आपने पढ़ा होगा, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके से सिलियरी स्नायु की मदद से होती है, जो संवेदन प्रत्यक्षीकरण में सहायक होती है। अगला है केंद्रीकरण। आसपास के पदार्थ को देखने के लिए सर्वसामान्य रूप से आँख के चारों दिशा में घुमा सकते हैं। एक आँख को बंद करके दूसरी आँख घुमाते हैं तो बंद आँख का गोला उसी दिशा में घुमाई देता है। मतलब कि अगर हम एक आँख बंद करके दूसरी आँख को एक दिशा में घुमाएं तो हमारी जो दूसरी बंद आँख है वो भी उसी दिशा में घूमती दिखाई देती है। ऐसा दोनों आँखों के बीच दृष्टि समन्वय खूब कम उम्र से ही विकसित होता है। उसी तरह दूर से पास और पास से दूर दृष्टि घुमाने से दोनों आँखों का केंद्रीकरण एक साथ होता है। इस तरह गहराई के अर्धघटन के लिए आँख की गतिशील संवेदनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हम जब कोई भी दूर की वस्तु या पास की वस्तु के लिए घुमाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रकाश है उसका केंद्रीकरण एक साथ होता है। आँखों का जो केंद्रीकरण है वो एक साथ उस पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे आँखों की गतिशील संवेदनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब आगे का जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।